माधव गणराज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। दरबार आरंभ किया जाए। जी महाराज, राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। फसलें अच्छी हुई हैं, व्यापारी भी धन कमा रहे हैं और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। परंतु महाराज, मंत्री चतुरानंद की बातें सुनकर राजा अचंभित हो उठते हैं और चौंक कर मंत्री जी से पूछते हैं। परंतु क्या मंत्री जी, संकोच मत कीजिए, सत्य कहिए। महाराज कुछ स्थानों पर अब भी गरीब लोग कष्ट में हैं। भरपूर भोजन और उचित अवसर न मिल पा रहा है उनको। दरबार में हलचल मच जाती है। राजा अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहते हैं, ये है उचित नहीं है। एक राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा का पालन करे। यदि राज्य में कोई भूखा सो रहा है तो मेरी शाही भोजनालय का कोई मतलब नहीं है। यदि कोई आश्रय के बिना है तो इस महल की भव्यता व्यर्थ है। राजा के शब्दों से दरबार में सन्नाटा छा जाता है और राजा मंत्री की ओर देखकर कहते हैं, मंत्री जी, हमें इस विषय की गहराई से जांच करनी होगी। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर नागरिक को न्याय मिल रहा है? महाराज जी, आप कहें तो हम सैनिकों के साथ नगर में भ्रमण करके सच्चाई की जांच कर सकते हैं। नहीं मंत्री जी, जब राजा स्वयं अपनी प्रजा की हालात अपनी आंखों से देखेगा तभी उसे सच्चाई का ज्ञान होगा। मैं स्वयं साधारण भेष में नगर का भ्रमण करूंगा। और तब सेनापति विक्रम राजा को सावधान करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं महाराज, यह कदाचित ही उचित नहीं होगा। किसी को पहचान हो गई तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। सेनापति जी, सुरक्षा का प्रश्न तब उठता है जब शासक अपने महल में छिपा रहता है। मैं अपनी प्रजा का राजा हूँ। यदि मैं उनके बीच नहीं जाऊंगा तब उनके कष्टों का कैसे पता चलेगा? राजा की साहस देखकर सभी दरबारी उनकी जय जयकार करने लगते हैं। महाराज की जय हो। राजा मंत्री को नगर भ्रमण के लिए तैयार होने का आदेश देते हैं। कल सुबह मैं साधारण भेष में नगर भ्रमण के लिए निकलूंगा। किसी को मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी, मेरे महल लौटने तक किसी को इस बात की सूचना नहीं होनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और अगले दिन राजा वीर प्रताप सिंह एक साधारण किसान का वेश धारण करके अकेले ही नगर की गलियों में प्रवेश करते हैं। क्या सच में प्रजा इतनी कष्ट में है? क्या मेरे महल की दीवारों के पीछे का सच इससे अनजान है? अचानक तभी राजा की नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ती है। राजा उसके पास जाते हैं। बाबा, क्या बात है? आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। काम करने की शक्ति नहीं बची और कोई खाना भी नहीं देता है। इस नगर में गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। और तब राजा के हृदय की करुणा जाग उठती है। वह तुरंत पास की दुकान से रोटी खरीदकर व्यक्ति को देते हैं और फिर राजा एक गली से आगे गुजर रहे होते हैं। तभी, भाई, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अब क्या बताऊं भाई साहब, हम गरीब मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमें बहुत कम मजदूरी मिलती है। हमारे मालिक धनराज सेठ हमें बहुत कम पैसे देते हैं और अधिक काम करवाते हैं। और तब राजा सोचते हैं, धनराज सेठ या तो वही व्यापारी है जिसके बारे में मैंने दरबार में सुना था। क्या यह सच में गरीबों पर अत्याचार करता है? तो भाई, राजा साहब को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? अरे भाई, कैसी बात करते हो? महाराज को हम गरीबों की फिक्र ही कहाँ है। वो तो राज महल में रहते हैं, उन्हें गरीबों की ऐसी दशा देखने को टाइम ही कहाँ है। राजा वीर प्रताप सिंह को यह बहुत गहरा धक्का लगता है। उन्हें एहसास होता है कि उनकी प्रजा को उन पर विश्वास ही नहीं। राजा आगे बढ़ते हैं और क्या बात है भाई, यहाँ इतने लोग क्यों इकट्ठे हैं? क्या तुम नहीं जानते यह धनराज सेठ का घर है? उसने गांव वालों का अनाज उधार लिया था कि हमें बाद में अच्छे पैसे देगा, लेकिन अब हमें ही दरवाजे से भगा रहा है। तो इसकी शिकायत राजा से क्यों नहीं करते? क्या फायदा भाई, राजा तक तो हमारी खबर ही कहाँ पहुँचती है। राजा को यकीन हो जाता है कि उनकी प्रजा के साथ अन्याय हो रहा है। और अगले दिन दरबार में, मंत्री जी, दरबार आरंभ किया जाए। और फिर राजा अपने मंत्री चतुरानंद से कहते हैं,
मंत्री जी, मैंने स्वयं नगर का भ्रमण किया और देखा कि हमारी प्रजा अत्यंत कष्ट में है। गरीब भूखे मर रहे हैं, मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा और धनवान लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं। क्या यह सत्य है? महाराज, कुछ व्यापारी वास्तव में गरीबों का शोषण कर रहे हैं। विशेषकर धनराज जैसे सेठ पर कई आरोप लगे हैं, परंतु अब तक सजा से बचता चला आया है। तो फिर उसे दरबार में उपस्थित किया जाए। फिर कुछ देर में धनराज सेठ दरबार में उपस्थित होता है। धनराज सेठ, तुम्हारे ऊपर यह आरोप है कि तुम गरीबों का शोषण कर रहे हो, उन्हें कम मजदूरी दे रहे हो और उनके धन का हड़प कर रहे हो। क्या यह सत्य है? महाराज, मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैं हमेशा राज्य के हित में कार्य किया है। झूठ मत बोलो। मैंने स्वयं नगर में जाकर देखा है कि मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही है। भूखे लोग भोजन के लिए तरस रहे हैं और कई गरीबों को तुमने उनके पैसे तक नहीं लौटाए। तुम्हारी हवेली के पास लोग न्याय की गुहार लगा रहे थे। दरबार में हलचल मच जाती है। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। राजा एक व्यक्ति को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, भानु, तुमने स्वयं धनराज सेठ के अन्याय को देखा है। दरबार में बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। महाराज, यह सच है कि सेठ धनराज हमें कम मजदूरी देता है। यदि हम विरोध करें तो उसके गुंडे हमें धमकाते हैं। भानु की बातें सुनकर राजा क्रोधित होकर सेठ धनराज को बोलते हैं, धनराज सेठ, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। राज्य के गरीबों के शोषण का परिणाम तुम्हें अब भुगतना पड़ेगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। न्याय में दया नहीं, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर सेठ धनराज को कारागार में भेज दिया जाता है।